हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वेंझाऊ वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। मैं चेतावनी दे रही हूँ दोस्तों कि इस पार्ट में आपको दिमागी बीमारी से शामिल कुछ ना कुछ आपको ऐसा सुनने मिलेगा जिससे आप अनकंफर्टेबल रहे। तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो मैं अपने पार्ट को शुरू कर रही हूँ। इनवाइट मी इन पार्ट 3। इनवाइट मी इन। झाऊ अपनी आंखें खोलता है। वो अस्पताल में था। उसके हाथ में किसी का गर्म हाथ था। उसके बाएं हाथ के पिछले हिस्से में इंजेक्शन की सुई से हल्की सी और नोनी इतर की निक उसके कानों में विस्फोटक की तरह सुनाई दी। आखिरी बात जो झाऊ को याद थी, छत पे वेन केजिंग से उस बात पर बहस करना जो वो पहले ही भूल चुका था। लेकिन अचानक से चीज़ें हलचल हुई। जिशु, हानिंग ने धीरे से पुकारा, तुम्हें होश आ गया? क्या हुआ? झाऊ का सर तेज दर्द हो रहा था। तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब हुई, तुम बेहोश हो गए। हानिंग झाऊ को समझाने लगा, तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हारा ब्लड बहुत ही कम है। वेनकेजिंग कहाँ है? हानिंग बोला, वो वही है जो तुम्हें यहाँ लाया। हानिंग वेनकेजिंग से खुश था। उसने फिर मुझे तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन किया और मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। झाऊ बोला, क्या वो अभी भी यहाँ है? झाऊ वेन से अपने सवालों का जवाब चाहता था। हानिंग बोला, वो पूरी रात यही था और सुबह होने से पहले चला गया। झाऊ को पिछली रात हुई कुछ बात याद आ रही थी। वेनकेजिंग की लाल आंखें, बर्फ़ के जैसे ठंडे हाथ। लेकिन झाऊ एक सही घटना का ठीक से पता नहीं लगा पाया, जिसके कारण ये हुआ कि झाऊ की बस इतना पता था कि झाऊ को जवाब चाहिए। वेनकेजिंग वैसा क्यों दिखता है, काम करता है, इसका जवाब चाहिए था। वेन पूरी रात अस्पताल में क्यों था? सुबह होने से पहले क्यों चला गया? क्यों कुछ घंटों पहले फ्लैशबैक चालू हुआ? फिर कुछ घंटों पहले जो अपना फ्लैशबैक है वो चालू हो रहा है। बस कुछ ही बूंद चाहिए। वेनकेजिंग ने झाऊ की गर्दन से बाल और बर्फ हटाया। आशु, थोड़ा दर्द होगा। वेन ने झाऊ के चेहरे को प्यार से सहलाया। डरो मत। वेन के ठंडी छुअन से झाऊ का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखें बड़ी हो गई। झाऊ को अचानक वो सपना याद आ रहा था जो वो कुछ दिनों से देख रहा था, और बर्फ़ में अंदर जाते जाते झाऊ की हड्डियाँ जम गई थी। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। झाऊ ने ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ को छुआ। बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे। वेनकेजिंग ने अचानक अपना हाथ पीछे खींचा और झाऊ को देखने लगा। झाऊ के बाल बर्फ़ में डूबे हुए थे। झाऊ की लंबी पलकों पर छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बन रहे थे। झाऊ के होठ लाल से गहरे नीले रंग में बदल रहे थे। झाऊ के दांत और भी जोर से बज रहे थे। झाऊ का पूरा शरीर काँप रहा था। पलकें आधी बंद थी। आशु, वेनकेजिंग को अचानक एहसास हुआ कि वेन को झाऊ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वेन तो बस झाऊ को ऐसे पर्सन से बचाया था जो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। वेन ने खुद से बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वेन तुरंत झाऊ से पीछे हट गया। मुझे माफ़ करना। वेन गिल्टी फील करता हुआ नीचे देख रहा था। मुझे माफ़ करना। वेन हल्कलाते हुए बोला। वेन काँप रहा था। ये ठंड का समय था और आज की रात इस शहर में कई सालों में देखी गई सबसे ठंडी रात थी। तापमान 0 से 21 डिग्री नीचे
पहुंचा। झाऊ और वेन जिस बिल्डिंग की छत पर थे वो आसमान के बहुत करीब था। हवा की ठंडक ने झाऊ के खून को जमा दिया था। वेन के सिंह को याद आया कि झाऊ उसके जैसा नहीं था। वेन को याद आया कि झाऊ को ठंड लग सकती है। मुझे माफ़ करना। वेन ने झाऊ को खींच लिया। वेन झाऊ को बर्फ से खींचकर झाऊ के सर को सीने से लगाकर वेन ने जल्दी से अपने कोट को उतार दिया और अपने चारों ओर झाऊ के चारों ओर लपेट लिया। आशु वेन झाऊ के गालों की थपथपाता रहा था। आशु जागते रहो। झाऊ बोला, मुझे ठंड लग रही है। झाऊ की आंखें बहुत कम। झाऊ सांस भी नहीं ले पा रहा था। झाऊ धीरे धीरे बेहोश हो गया। वेन कहने लगा, आशु उठो। आशु तुम्हें कैसा लग रहा है? वेन घबरा रहा था। उठो आशु, मैंने कुछ भी नहीं किया। उठ जाओ। वेन अपने चारों ओर देखने लगा, कहीं कोई है तो नहीं है। फिर वेन ने झाऊ को अपने कोट से कस के लपेट लिया और फिर वेन को लेके भागने लगा। वेन झाऊ को घर नहीं ले जा सकता था क्योंकि वेन को अंदर जाने के लिए किसी ने भी इनवाइट नहीं किया था। अब झाऊ बेहोश हो चुका था, इसलिए वेन झाऊ को हवेली ले गया। वैम्पायर से भरी हवेली। जियांग वेन का पीछा करने लगी। वेन झाऊ को कमरे की ओर ले जा रहा था। मास्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जियांग, मैं क्या कर सकता हूँ? वेन झाऊ को बिस्तर पर लेटा देता है, फिर कंबल से लपेट देता है। वेन बोला, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मैं उसका असली टेम्परेचर नहीं महसूस कर पा रहा। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। वेन अपने चारों ओर कंबल लपेट लिया। वेन ने अपने झाऊ के चारों ओर कंबल लपेटा। वेन बोलने लगा, ये सब मेरी गलती है। तुम सही थी। मैं आशु को पसंद करने का सपना देखने का भी हक नहीं रखता। वेन बोला, ये दूसरी बार है जब मैंने आशु को दूसरी बार देखा है और मुझसे गलती भी हो गई। वेन अपने कमरे में टहलते हुए बोला, शायद मेरा खून आशु को बेहतर कर पाए। वेन अपने दांत बाहर निकालता है जिससे वेन अपने कलाई में काटने ही वाला था लेकिन जियांग ने वेन को रोक लिया। बिल्कुल भी नहीं। जियांग अपना सिर ना में हिलाने लगी। मास्टर, आपको अपना खून इंसानों को ऐसे ही नहीं देना चाहिए। क्या आप जानते भी हो कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं? अगर झाऊ के शरीर ने आपके खून को एक्सेप्ट नहीं किया तो अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वेन बोला, नहीं, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। वेन ने अपने कलाई को काट लिया और झाऊ की ओर तेजी से भागा। वेन ने झाऊ को सिर धीरे से ऊपर उठाया। आशु, वेन धीरे से अपने उंगलियों से झाऊ के होठ को थोड़ा खोला और अपने खून की कुछ बूंदें झाऊ के मुंह में डाल दिया। मास्टर, जियांग वेन का हाथ हटाने लगी। मास्टर, हम वैम्पायर है, डॉक्टर नहीं। अगर झाऊ बीमार है तो आपको झाऊ को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल? वेन के दिमाग खराब हो गया था। वेन तो भूल ही गया था कि हॉस्पिटल भी होते हैं। हाँ, हॉस्पिटल। वेन झाऊ को कंबल से अच्छे से लपेट लेता है और फिर अपने ऊपर कंबल लपेट लिया। वेन ने झाऊ को 5 कंबल में लपेटा था। वेन जियांग से बोला, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। जिस बार में झाऊ
काम करता है, तुम वहाँ से झाऊ का सामान ले आओ। जियांग बोली, मैं क्यों जाऊँ? फ्लैशबैक ख़त्म। अपना फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो रहा है ना। झाऊ की आंखें खुली, मुझे जाना चाहिए। झाऊ झाऊ उठते हुए बोला। हानिन ने झाऊ को धकेल दिया। हानिन बोलने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे वेन के जिंग को ढूंढना होगा। मैं वेन से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। उसने अपना नंबर तुम्हारे फ़ोन पर सेव कर दिया है। हानिन ने अचानक तुरंत तुम चाहो तो वेन को फ़ोन कर सकते हो। हानिन झाऊ को फ़ोन देते हुए बोला। उठने की ज़रूरत नहीं है, हानिन बोलने लगा। उसे याद कैसे था कि आपको हॉस्पिटल लाना, बल्कि वो आपको लिए यहाँ रात भर था। हानिन बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लड़का है। कम से कम मेरे उस गधे दोस्त से तो बेहतर है। मैं इसके लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। हानिन ने सॉरी बोलते हुए बोला। हाँ, मुझे उसे मुक्का मारना चाहिए था। एक्सक्यूज़ मी। हेलो, आखिरकार तुम जाग गए? एक डॉक्टर अंदर आते हुए बोला। उस डॉक्टर की आंखें बड़ी थी और उसकी मुस्कान सूरज जैसी चमकीली थी। वो डॉक्टर जानना और सीखा हुआ था। वो डॉक्टर बोला, मैं तुम्हारा इलाज करने वाला हूँ। काओ झाऊ को मुस्कुराते हुए देखा। मैं बाहर जा रहा हूँ, हानिन बोला। काओ बोला, मिस्टर झाऊ बोला मुझे झाऊ भाई बोलो, मुझे फिर फॉर्मेलिटी से नफ़रत है। झाऊ मुस्कुराया। काओ अपने सर को सहलाते हुए घबराहट से मुस्कुराता है। झाऊ भाई। काओ अपने क्लिपबोर्ड की ओर देखा। बहुत देर तक ठंड में रहने के कारण आप हाइपोथर्मिया से प्रेरित हो गए हैं। काओ बोला, लेकिन जब आप यहाँ आए तो आपका टेम्परेचर, हार्ट बीट, खून की स्पीड नॉर्मल थी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो लोग तुम्हें यहाँ लेके आए थे, तुम्हारी अच्छी देखभाल की गई। काओ मुस्कुराया, लेकिन मुझे आगे की देखभाल के लिए तुम्हें यहाँ रखना पड़ा। झाऊ बोला, लोग कितने थे? झाऊ ने अपने आईब्रो उठा लिया। एक लड़का और एक लड़की। उसका नाम जियांग था। काओ घबराते हुए मुस्कुराया और बात को बदल दिया। झाऊ भाई, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये क्या है? ऐसा तो इतनी आसानी से नहीं होता है। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम कमज़ोर थे, लेकिन आज तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। जब तुम यहाँ आए थे तो हम सभी को लगा था तुम्हें दिमागी बीमारी होगी, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर थे और तुम विटामिन की कमी थी। क्या तुम बताओगे कि तुम एक दिन में कितना खाते हो और सोते कब हो? झाऊ बोला, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। वो कुछ दिनों से खाना खा ही नहीं रहा था। नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। झाऊ को तो अब तक इस बात का एहसास भी नहीं था। झाऊ को यकीन नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन जब भी झाऊ खाना खाने जाता तो उसको भूख नहीं होती थी। जब भी वो सोने के लिए सोचता तो वो अपनी आँखें बंद भी नहीं कर पाता। शायद उसका दिमाग उसके सोच से ज़्यादा ख़राब था। काओ बोला, ठीक है, अब तुम्हारी तबीयत बहुत बेहतर है, आराम करो। काओ मुस्कुराता बोला। झाऊ बोला, मैं ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मैं घर कब जा सकता हूँ? काओ अचानक बोला, एक और बात है। जब हमने तुम्हारे खून की जांच की तो हमें कुछ मिला। एक और
डॉक्टर आया। उसकी आवाज़ धमकी जैसी लग रही थी। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। वो झाऊ के पास आया। हेलो मिस्टर झाऊ, मैं मो हुआयांग हूँ। ये वो बंदा है जिसने वॉर ऑफ ऑनर में काओ और यांग को मारा था। वो बोला। मैं काओ को सिखाता हूँ। मैं एक झूठी मुस्कान वो एक झूठी मुस्कान के साथ बोला। अगर काओ से कोई भी गलती हुई हो तो उसे माफ़ करना। झाऊ बोला। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। झाऊ परेशान हो रहा था। मैं घर कब जा सकता हूँ? क्योंकि तुम पूरी तरह से ठीक हो तो तुम जा सकते हो, बस कुछ फाइल बन जाए। झाऊ को रात में छुट्टी मिली। हानिंग बार में शिफ्ट लेना चाहता था। झाऊ सोना चाहता था। तभी उसके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किसी ने खटखटाया था। झाऊ किसी को भी देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो इग्नोर कर रहा था और उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था। आशु, आशु, मुझे पता है तुम वहाँ हो। देखो देखो, दरवाज़ा खोलो। ये वेन केजिंग था। झाऊ ने वेन को एक थैंक यू भी नहीं बोला था। वो उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। उसने तो उसे कॉफ़ी के लिए भी नहीं पूछा। झाऊ परेशान हो रहा था। यहाँ तक झाऊ खुद से भी परेशान था। मैं सोना चाहता हूँ, चले जाओ। आशु, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। इस बार वेन धीमा बोला। झाऊ घर हार गया और दरवाज़ा खोलने गया। तुम क्या चाहते हो? झाऊ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा वेन खून से भीगा हुआ था। वेन ने पीछे मुड़कर देखा। झाऊ चौंक गया। क्या बात है? तुम्हें चोट लगी है? झाऊ वेन को अंदर खींच रहा था, लेकिन झाऊ वेन को चौखट से अंदर नहीं ले जा पा रहा था। इनवाइट मी इन, वेन अचानक बोला। झाऊ जल्दी में बोला। अंदर आओ। रुको, तुम्हें कैसे पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेन ने अपना कदम अंदर रखा और दरवाज़ा बंद करके वही खड़ा झाऊ को घूरता रहा। झाऊ बोला। कल के लिए थैंक यू। झाऊ अपनी नज़रें फेरता और घबराता हुआ बोला। तुम्हें मुझसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी गलती थी कि तुम उस दिन बीमार हो गए। वेन को खुद से नफ़रत हो रही थी। झाऊ बोला। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये आपकी गलती नहीं थी। वेन बोला। तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये खून किसका है? क्या तुम्हें चोट लगी है? झाऊ बोला। लेकिन झाऊ को कोई चोट के निशान नहीं मिले। आशु, क्या तुम्हें पिछली रात की कोई बात याद है? नहीं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं ठंड से बेहोश हो गया था। ओह, वेन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अचानक घबराया। क्या कोई बेचैनी, खून की उल्टी, नाक से खून, दिल में दर्द। वेन झाऊ से बोला। झाऊ नहीं पता था कि उसके अंदर वैम्पायर का खून था। क्या नहीं? झाऊ बैठ गया, फिर बोला। तुम्हें क्या हुआ? झाऊ वेन के खून से सने कपड़ों को देखता हुआ बोला। वेन अचानक ज़मीन पर बैठता हुआ बोला। आशु, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। झाऊ बोला। वहाँ मैं मत बैठो, ठंड है। झाऊ ने वेन को अपने पास बैठने बोला, फिर पूछा। क्यों? आशु, मुझे नहीं पता कि मैं खुद पर काबू कैसे करूं। वेन घबराता हुआ बोला। मेरे पास है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आपका क्या मतलब है? झाऊ हैरानी से अपना सर झुका लिया।
वेन बोला, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, हम सिर्फ 2 बार मिले हैं, चलो मैं तुम्हें डेट पर ले चलता हूँ। वेन की आंखें फिर से लाल हो गईं। एक नॉर्मल डेट। झाऊ बोला, मुझे तुम पर शक है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अपने वेन और झाऊ नेक्स्ट डेट, मतलब नेक्स्ट नहीं, ये तो इनका पहला ही डेट होगा, तो क्या लगता है आप लोग को इन लोग की डेट कैसी होंगी? तो बस आप लोग अब अगले पार्ट का इंतज़ार करें। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इस बार बहुत लेट हो गया है, मैं जानती हूँ बहुत लेट कर रही हूँ आप लोगों को पार्ट देने में, पर मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। एक्चुअली मैं एक शॉप पर जॉब करती हूँ जहाँ मैं बिज़ी रहती हूँ, और राखी का सीज़न चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहती हूँ। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है यार, सर्दी खांसी दोनों हो गई है। इतना लग रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है शरीर में, ऊपर से छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले सकती मैं, तो परेशान हूँ। और हाँ, वेन झाऊ वर्ल्ड को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से मुझे चीज़ों को समझाया ना, इतने प्यार से समझाया है कि मैं मतलब इतने आसानी से तो सीख नहीं पाऊँगी, पर हाँ मैं कोशिश करूँगी। उन्होंने जो भी समझाया, जो भी सिखाया, मैं ज़रूर सीखूँगी, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों, बस मेरे इस पार्ट को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।